वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं माना जाता और आप लोगों का एक और फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे की ओर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मेटा सेंटर हाइट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सीक्वेंस से ऊपर से देखते हुए आइए, तब चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए, मेटा सेंटर हाइट के बारे में हमने जाना था कि मेटा सेंटर हाइट, तो मेटा सेंटर से पहले हम लोगों ने मेटा सेंटर हाइट से पहले हम लोगों ने मेटा सेंटर को देखा था कि मेटा सेंटर क्या होता है, कि जब ये तब कंडीशन आता है जब पूरी तरह से पानी में कोई बॉडी डूबा हुआ नहीं हो, सबमर्ज्ड बॉडी नहीं हो, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी हो। फ्लोटिंग बॉडी हो तो वहां पे हमारा एक टर्म आता है मेटा सेंटर, पिक्चर में आता है। ठीक है, मेटा सेंटर के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। मेटा सेंटर को हम लोगों ने बाजार से देखा था, समझा था कि मेटा सेंटर क्या है भाई। ये हमने पिछले वीडियो में समझा रखा है आपको कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड पासिंग थ्रू न्यू सेंटर ऑफ बायंसी with the vertical axis BG of the body under the very small angular tilt given to the body. It is the point about which body is actually oscillating under a very small angular tilt given to the body. हम लोगों ने मेटा सेंटर बजाते बना बना के आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां से जाके देख सकते हैं आप लोग। और मेटा सेंटर हाइट निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था, हमारे लिए जरूरत का चीज नहीं है वो, जो जरूरत का चीज है उसको हम देखते हैं। तो जीएम बराबर होता है आई डिवाइडेड बाई वी डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ठीक है, आई क्या है जी, तो यहाँ पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन कट बाय द फ्री सरफेस लेवल ऑफ लिक्विड, जैसे ये। ठीक है, ऐसे हमने डाला है। ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है जिसको हमने इस वाटर लेवल पे डाला है, तो वाटर लेवल पर ये सरफेस काट रहा है, इसी सरफेस का आई है ये। ठीक है, अब ये जीएम के बारे में क्या बताता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जीएम के बारे में कहता है कि अगर जीएम का वैल्यू जो है वो अगर ए या जीरो से बड़ा है तो आपका जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर यही जीरो के बराबर है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनेगा। और यही आपका जीएम जो है अगर जीरो से कम है तो वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से बना हुआ नहीं है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले, और फिर हम इसको प्लेन पेपर पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोल्यूशन इसका देखेंगे। ठीक है, क्या है अभी क्वेश्चन, कहता है एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंडर अभी, ये आपका एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहता है पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, पानी का डेंसिटी तुम जानते हो, पानी का डेंसिटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो जिस चीज का बना हुआ है, जिस मटेरियल का, उसका डेंसिटी दे रखा है। इसका डेंसिटी है 0.6। ठीक है, कितना है ये 0.6, तो जाहिर सी बात है पानी में छहला जाएगा। ठीक है, पानी में तैरेगा, पानी में फ्लोट करेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये फ्लोट कर रहा है, कुछ भाग पानी से बाहर है और कुछ भाग पानी के अंदर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो पानी के अंदर है, बाकी भाग पानी के बाहर है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये भाग जो है आपका वो पानी के नीचे है। ठीक है, इतना भाग आपका पानी के नीचे है और बाकी भाग जो है वो पानी के ऊपर है। थोड़ा सा मैं साइड वाइज थोड़ा सा बढ़ा लूं। ठीक है, ये भाग पानी के नीचे है और बाकी जो भाग है वो पानी के ऊपर है, ये वाला। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, बाकी इसके बारे में दे रखा है कि इसका जो लेंथ है ना वो एल है। ठीक है, और जो पानी के अंदर जो हाइट है ना वो एच है। इतना चीजें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है और कुछ दिया नहीं है। जैसे डायमीटर आप ले सकते हो, डायमीटर दी है, आपको बताना है एल और डायमीटर, इसका जो आपका सिलेंडर है इसके लेंथ और डायमीटर का रेशियो आपको बताना है। पता कब बताना है, जब इक्विलिब्रियम हो न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम कैसा है, ज्यादा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारा गिवन है, तो आपको बताना है कि एल और डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एकदम व्हाइट बोर्ड आपके लिए लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा, कहता है आपको साथ एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दे रखा है, क्या है, यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेंथ में दे रखा है इसका, इसका लेंथ आपको दे रखा था, कहा था लेंथ जो है वो एल है, और पानी के अंदर जो है वो आपका एच दे रखा है। ठीक है, ये स्मॉल एच दे रखा है। क्या है,
ये चाहे सारी चीजें रखा, लेंथ नहीं भी दिया है तब भी आपको रेशियो निकालना है एल बाई डी का, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दिया रहे लेंथ या ना दिया रहे, कि आपको तो एल वाई और डी का रेशियो निकालना है। आपको बस डेंसिटी दे रखा है इसका, इस मटेरियल का डेंसिटी दे रखा है 0.6, और कुछ नहीं दिया। कहता और कुछ नहीं दिया सर, तो हमको तो निकालना है, तो निकालिए। कहता है कि आपको निकालना क्या है भाई, तो कहता है हमको निकालना है सर जीएम पहले निकालना पड़ेगा हमको। कहता है जीएम का वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, हम जानते हैं कि जीएम का वैल्यू अगर हमारा जीरो हो जाता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, तो हमको जीएम का वैल्यू निकालना है और उसी से हमारा एल और डी का रेशियो निकल जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये क्या मानना है भाई, कहता है जीएम क्या होता है, ये कहता है जीएम हमको निकालना है, इसमें कहीं पे आपका एक जी होगा, एक तो देख लीजिए कि ये वाला आपको जीएम निकालना है, तो जीएम का फॉर्मूला जो होता है वो आई डिवाइडेड बाई वी डिस्प्लेस, क्या होता है वी डिस्प्लेस, तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, माइनस जी सॉरी बी जी इक्वल टू जी, ये होता है। ठीक है, तो बीजी क्या है, बीजी हमको देखना पड़ेगा, तो कहता बी जो है वो आपका बाइंसिंग सेंटर होता है और जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल सेंटर होता है। ठीक है, आई क्या होता है, कहता है ये जो जो काट रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, इस वक्त का। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना क्या है, कहता है इसके अलावा सर इसमें आपका एक पॉइंट कहीं पे आपका एक जी होगा और नीचे कहीं आपका बी, कहीं पे भी आपका एक बी होगा। ठीक है, बी जी कहीं पे होगा। ठीक है, अब कहता है बी कहाँ पे होगा सर, कहता है बी होगा जो इसमें पानी में जितना डूबा, अगर यूनिफॉर्म है तो पानी में अगर एच डूबा हुआ है तो ये वाला जो बी का हाइट होगा वो एच बाई टू होगा। और यहीं पे इसी प्रकार से अगर आप ग्रेविटेशनल सेंटर का हाइट लोगे तो पूरा हाइट अगर एच है तो ग्रेविटेशनल सेंटर इसके बीच में होगा तो एल बाई टू होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो इसका। ठीक है, आई का वैल्यू आप लिख सकते हो, आई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये हो जाएगा आपका पाई डी टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, पानी कितना डिस्प्लेस हुआ भाई, तो पानी डिस्प्लेस का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, पानी डिस्प्लेस कितना होगा, जितना वॉल्यूम नीचे है वही पानी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो कहता है ये वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, इस वॉल्यूम को लिख लीजिए। कहता है ये वॉल्यूम क्या होगा जी, कहता है पाई डी टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इनटू हाइट जितना है, कहता हाइट कितना है, तो कहता एच हाइट है इनटू एच। ठीक है, इनटू एच। ठीक है, ये आपका इतना पानी डिस्प्लेस हो गया, माइनस बीजी, बीजी का वैल्यू आपको निकालना है। बीजी का वैल्यू कितना होगा जी, कहता है कि सर यहाँ से यहाँ तक एल वाई टू है और उसमें से एल वाई एच वाई टू घटा दीजिए, तो आपको बी और जी के बीच का वैल्यू निकाल, के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यानी एल वाई टू में आपको घटाना है एच वाई टू, इसको घटा के हम जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही जीरो के बराबर कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करना है बस आपको। ठीक है, थोड़ा सा कट्टम कुट्टिम कर लेते हैं, ये तो पाई से पाई निपटा ही देते हैं, निपटा है तो डी पावर को भी निपटा देते हैं। ठीक है, जो बच रहा है उसको हम बचा देते हैं। ठीक है, डी पावर 4 दोनों तरफ, डी पावर 4 दोनों ऊपर नीचे दोनों है, कहता है दोनों में है तो अगर तो निपट जाएगा। ठीक है, क्या बचा, डी पावर 4 दोनों में कैसे रहेगा, डी पावर 4 कैसे रहेगा ये। ठीक है, ये डी की पावर 4 नहीं होगा, ये डी का स्क्वायर होगा ना, वॉल्यूम निकलना है तो एरिया इंटू हाइट ना होगा, ये आपका डी का स्क्वायर है। ठीक है, तो कटेगा तो ये डी पावर 2 में बचेगा, डी पावर 4 गलती से लिखा गया। ठीक है, तो ये बच रहा है क्या, कहता डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एच बचेगा। ठीक है, ये कटेगा 8 4 32। ठीक है, ये कट के आएगा आपका कितना जी, कहता 64 है आपका, नीचे आपका 4 है, तो केवा में कटेगा जी, कहता एक और है 1/2 भी यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 को भी अगर आप ले के जाओगे, ठीक है, तो ये 16 तो निकल के आएगा, 16 में 16 64 कटेगा, 16 लिख देते हैं, यहाँ पे 16 लिख देते हैं, 16 में कट गया। ठीक है, 16 एच इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कहता है ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे है एल माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये तो हो गया, अब क्या करना है जी, कहता है यही 2 से कट ही जा रहा है, तो इसको भी 8 में काट ही लो, कहता डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8h इक्वल टू एल माइनस एच, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी और क्या चाहिए सर, क्या अभी ढेर सारा अननोन है, एल है, एच है, डी है, बहुत सारे अननोन है, एक इक्वेशन आपको और चाहिए। कहते एक इक्वेशन और कहाँ से बनेगा, कहता फोर्स एनालिसिस से, फोर्स इक्विलिब्रियम से, कहता फोर्स भी बैलेंस रहेगा ना, कहता फोर्स कैसे बैलेंस रहेगा सर,
कहता है कि जितना इसे बाइंसी फोर्स लग रहा है उतना ही ना इसका मास रहेगा, तभी नहीं बैलेंस में है। कहता वो भी फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, उसको लगाइएगा तब बनेगा। तो इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा। बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन का आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से। तो मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब हम लोग फिर से लगाते हैं। पता क्या लगाना है हम लोग को? पता हमको लगाना है फोर्स बैलेंस, ठीक है। फोर्स बैलेंस में क्या है, फोर्स एनालिसिस करते हैं। फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस में आपका बॉडी पे एक तरफ तो भैया इसका वेट लग रहा होगा, ठीक है, मास है बॉडी का इंटू जी। ऊपर से एक बाइंसी फोर्स लग रहा होगा एफ बी, ठीक है। फोर्स बैलेंस करें तो एफ बी जी जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बाइंसी फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। मास कैसे निकलेगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसका बॉडी का रो भी दिया हुआ है 0.6, जो उसका डेंसिटी नहीं स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखा है वो, ठीक है। तो क्या कहता है ये इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? तो पाई डी टू पावर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, वहां पे देखो 4 दिखा गया था, इसको ध्यान रखना है, इंटू जी। और बाइंसी फोर्स कितना होगा जी? कहता रो ऑफ लिक्विड, ये पानी का है, वाटर का जो भी लिक्विड है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो डूबा हुआ है, तो पानी में डूबा हुआ वॉल्यूम है वो होगा, इंटू, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटिए, जिसमें से कट रहा है उसको काट देंगे। पाई से पाई कट गया, डी से डी से सब कुछ चीज कट गया, ठीक है, जी से जी कट गया, ठीक है। बस बचा है आपका क्या जाए जी? कहता है इसका वैल्यू देखते हैं। कहता है इसका वैल्यू 0.6 और एल का वैल्यू भैया एल ही है, इक्वल टू इनमें सिर्फ एच बचा है, ठीक है, एच बचा है। कहता है ये रो कहाँ गया सर? तो रो इधर जाकर डिवाइड होगा था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी में लिखा है। कहता है इधर क्या बचा जी? कहता है यहाँ पे एच नहीं कटा है, यहाँ पे एच नहीं कटा है, तो ये एच बचाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन नंबर 2 को हम जब निकाले थे वहां पे हम वैल्यू दे देते हैं। तो क्या निकाल के लाए थे सर? हमको निकाल के लाए थे डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8h माइनस इक्वल टू एल माइनस एच, ठीक है। इसी पे हम लोग जहाँ पे है वहां पे हम वैल्यू दे देते हैं कि डी का डी स्क्वायर देते हैं, ठीक है, 8 दे देते हैं, एच का वैल्यू दे देते हैं कितना जी? कहता है 0.6 एल दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि एच तो हमारा है नहीं भाई गिवन। एल माइनस एल को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, एल को कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा एल का 1 और एच के बराबर कितना है? 0.6 एल ना, तो 0. इसको सोल्व करिए आप, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई यू एल के नीचे ले जाते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। एल बाई डी का रेशियो निकालना था तो तुम चाहो तो इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ठीक है, उलट के रख सकते हो। स्क्वायरिंग है, स्क्वायर को तुम करोगे तो उल्टोगे तो नीचे से आपका 100 निकल के आएगा और ऊपर जाएगा 8 है, ठीक है, 8 है, 4 है और 6, ठीक है। अब स्क्वायर हटाओगे, एल बाई डी करोगे तो सबका स्क्वायर हटाओगे तो ऊपर से 10 निकल के आएगा और नीचे से कितना निकल के आएगा? मतलब 4 है, 3 है, इस प्रकार से। अगर 3 है तो 3 बार तो बेचारा हटे रह ही जाएगा, ये हो जाएगा 4√3, ठीक है। 4 क्या 8√3 आएगा, 8√3, 8 एक बार में कटेगा ये 4 और 5, तो ये कुछ आता है 5 डिवाइडेड 4, ये आता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके आते हैं जो एग्जाम में पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं जो पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे जी हम लोग? अब हम लोग पढ़ रहे थे सीप डिजाइन। तो सीप का डिजाइनिंग कैसे करना है? तो देखो सीप डिजाइनिंग करने में बहुत 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 हमको ध्यान रखना है। हमने बताया था आपको कि मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। कि मेटा सेंटर पे जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ मानते हैं, बाइंसी फोर्स लगता हुआ मानते हैं, और जी पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ मानते हैं। तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, तभी ना जाके बैलेंस हो रहेगा। तो थोड़ा बहुत डोल भी गया तो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के कारण फिर से वापस उसी पोजीशन पे चला आया, ठीक है। तो आपको अगर इक्विलिब्रियम को रखना है स्टेबल, एम लाइज एबव द, हमने बता रखा था कि एम को जो है वो ऊपर रहना चाहिए, लाइज एबव जी, जी के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने ये भी बता रखा है, सीधे सीधे समझ लो कि आपको जीएम का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तब ना हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ताकि उससे बड़ा ही, ठीक है। कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे। कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि पानी के झटके के कारण आपका नाव अगर हल्का सा डोला, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हुआ,
इधर उधर डोला तो वापस वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, इसीलिए हम नाव को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा व्यवस्था कोशिश यही है नाव डिजाइनिंग में कि जो जीएम जो है हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू जो आए 0 से बड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो जीएम का वैल्यू हम लोग जीएम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बस ये निकालते वक्त यही तो देखना है। ठीक है, और बस आई क्या होता है तो पता आई जो है ना क्रॉस सेक्शन, ये जो पानी को काट रहा है ना वो क्रॉस सेक्शन नहीं होता है, ये होता है आपका आई। तो जब आई का वैल्यू हम देख लेते हैं तो जिसका एल आपको दे रखा है, ठीक है, एल दे रखा है, बी दे रखा है, एल ये है आपका, ठीक है, एगो एल है एगो बी है, ठीक है, एल ये वाला है, बी ये वाला है और डी, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एल बेवजह लिख दिया है हमने, आपको डी और बी से ही काम चल जाएगा, डी और बी हमने दिया है, एल बेवजह सब जगह एल एक्चुअली मैंने सब जगह चौकोर टाइप का दिखाया था, लेकिन अगर नहीं रहेगा, अगर एगो डी है एगो बी है तो आप आई एल 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 एक्सेस दिखाया है, ये वाला जो एक्सेस है एल है और ये वाला एक्सेस दिखाया गया है एल, ठीक है, तो ये एल एल और टी टी एक्सेस दिखाया गया है। तथा कौन एक्सेस के अबाउट हमको लेना है वो दिखाया गया है। तथा देखिए हमारा क्या है कि आपने जो नौ बनाया है वो किधर से भी डोल सकता है ना, जरूरी है कि इधर पलटे ऐसी पलटे, हो सकता है ऐसे उलट जाए, ठीक है, दोनों तरफ उलट सकता है ना। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे आई का वो आई मिनिमम लेंगे, दो प्रकार से आई निकल सकता है, उसमें हम मिनिमम वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, हमने दोनों एक्सिस के अबाउट निकाला, इस एक्सिस के अबाउट भी और इस एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ट्रांसवर्सल एक्सिस दोनों के अबाउट निकाला। ठीक है, तो हम एक एक करके आई निकालते हैं, किस प्रकार से इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो क्या होगा भाई, इसको हमने डी लिया है और इसको बी लिया है इस लेंथ को, ठीक है, और एल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये आई एल एल जो निकलेगा वो है बी डी पावर क्यू डिवाइडेड बाय 12, ये तुम जानते हो जिस एक्सिस को काटता है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो उसका का क्यू हो जाता है। ठीक है, टी अगर इधर से निकालेंगे तो डी को काटा तो डी का क्यू हो गया इनटू डी डिवाइडेड बाय 12। तो दोनों को हमने अलग अलग नाम भी दे रखा है, क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है हमने, ठीक है, आई रोलिंग, रोलिंग वाला आई रोलिंग, ठीक है, आई टी को हमने नाम रखा आई टीचिंग। ठीक है, दोनों वैल्यू निकालिए और जो वैल्यू आपका सबसे कम आता है इन दोनों में जो कम आता है उसका वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कीजिए, जीएम निकालेंगे, उसी के अबाउट रोल करेगा डूबेगा, तो ठीक है, तो हम उसी के अबाउट निकालेंगे जिसमें आई सबसे कम रहे। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पीएम जो जीएम जो आता है वो स्टेबल, मान लेते हैं एक आई से आपका जीएम जो है वो लेस देन 0 आ गया और एक आई से आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो भैया अगर जो भी मिनिमम रहेगा जो रिजल्ट रहेगा उसी से हम देखेंगे। मान लेते एक एक्सेस के और नहीं रोटेट कर रहा, दूसरा एक्सेस का और रोटेट कर गया तो आपका सेफ तो डूब ही ना गया। तो हम सेफ डिजाइनिंग के लिए हम जो मिनिमम वैल्यू रहेगा उसी पे हम डिजाइन करें। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर नॉन है या कोई भी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा जी, कहता है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डुला के छोड़ दिए तो वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे दौड़ेगा, फिर दौड़ते रहेगा ऐसे। नियम तो कहता है कि जिंदगी भर ऐसे ही दौड़ते रहेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि डैम्पिंग किया रहता है और थोड़ा सा एनर्जी लॉसेस होता है तो धीरे धीरे दौड़ दौड़ के क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जानना चाहते हैं कि एक बार डोलने में, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे तो भैया आइडियली कहता है कि जीवन में ये डोलता ही रहेगा, ठीक है, और डोलने से हमको कोई तकलीफ नहीं, अगर धीरे धीरे डोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको नाव पे बैठे हैं कंफर्ट लग रहा है, जरा लग रहा है झुलवा झूल रहा है, ठीक है, तो डोलने से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन झटका में अगर गया और झट से इसे लौटाया, झटका ना मारेगा हमको, ठीक है, झटका मारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको लगेगा कि कंफर्ट नहीं मिल रहा है, हमको आराम नहीं मिल रहा है, झटका देते रहता है नाव के पे बैठ गए, ठीक है, हमको तो घर में सुतल जैसा आनंद आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आनंद आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है पड़ता है कि 2 प्रकार का हम डिजाइन करते हैं। अगर हम सो के जा रहे हैं उसमें तो हमारा टाइम पीरियड लंबा होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला हम देखते हैं। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया, एक पूरा डोल, अगर डोल यहाँ से डोला है तो फिर से यहाँ वापस आने में जितना समय लेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये होता है 2 पाई रूट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इनटू जी। ठीक है, अभी जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा होगा रूट ऑफ जीएम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी जीएम जितना ज्यादा रहेगा टाइम पीरियड उतना ही कम रहेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कम रहेगा, अच्छी बात, डिपेंड करता है, हो सकता है सीख हो आपका बात सीख हो, ठीक है, आपको तोपे चलाना हो, तोप चलाया, तोप चला तो नाव को झटका लगा, तुम्हारा नाव थोड़ा सा डूब गया, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वापस उसी पे वापस जाएगा, और वापस जैसे गया क्योंकि बहुत ज्यादा कम हमें टाइम पीरियड कर रहा है तो पर से पहुंच जाएगा वहां पे,
अगर पट से वहां पे पहुंच गया तो क्या होगा भैया, झटका लगेगा तुमको। लेकिन आना जरूरी ना है तुरंत नहीं, अगर आप पोजीशन पे आओगे तो फिर से गोला कैसे मारोगे। ठीक है, तो बार शिप में जो है वो टाइम पीरियड हम जानबूझ के कम करके रखते हैं, पर अगर कंफर्ट वाला शिप है तो वहां पर टाइम पीरियड बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, ताकि हमको कंफर्ट मिले। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि पैसेंजर सीट है, मतलब पैसेंजर सीट है सर, तो हमको चाहिए कि आराम से झटका ले, तुरंत तुरंत ना करे। ठीक है, तो कहता आराम से करें, मतलब टाइम पर ज्यादा चाहते हो, टाइम पर ज्यादा चाहते हो इसका मतलब तुम चाहते हो कि आपका जीएम का वैल्यू उल्टा हो, कम हो। ठीक है, तो जीएम का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो 0.4 से लेकर 1 मीटर के बीच होना चाहिए। ये कंफर्ट के लिए चाहिए, कंफर्ट अगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो जीएम का वैल्यू 0.4 से लेकर 1 मीटर तक हो रहेगा, तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा पैसेंजर सीट में। लेकिन अगर आपका सिर्फ वार्षिक है, युद्ध करने जा रहे हो, तो लड़ाई करने जा रहे हो, तो आपका जो जीएम का वैल्यू होना चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर टाइम पीरियड अगर वार्षिक है तो टाइम पीरियड कम से कम समय, हमको समय का महत्व ना होता है वहां पे, हमको तुरंत गोला मारना है, समय हमारे पास नहीं है, तो टाइम पीरियड कम चाहिए। टाइम पीरियड कम करने के लिए आपको जीएम का वैल्यू अधिक लेना पड़ेगा। जीएम का वैल्यू अधिक कितना, मतलब 1 से लेके आपको 1.5 के लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा कंफर्ट से हम समझौता कर लेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए, तुरंत के तुरंत गोला दागना है, हमको ये कंडीशन चाहिए। तो अब ये एग्जाम में आता है, ठीक है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी पीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको बार बार पूछा जाता है कि पैसेंजर शिप है, इसमें जीएम का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए। ठीक है, पैसेंजर शिप है, इसमें जीएम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इसको हम यहीं पर रखते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वेट ऑफ बॉडी को डिस्कस करेंगे। किसी बॉडी को अगर हम लिक्विड में डालते हैं, किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाता है, कितना कमी आएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।